नमस्कार मित्रों, आजकल समय ऐसा है जब हर उपलब्धि के लिए, हर लेखन के लिए व्यक्ति सम्मान चाहता है। और सम्मानों की परंपरा, पुरस्कारों की परंपरा ये भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुरानी है। बहुत पहले वक्त में भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले 2-3 पुरस्कार होते थे, जो जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र एक पुरस्कार दिया करते थे। एक देव के नाम पर भी देव पुरस्कार था, और इसी तरह से 1-2 और पुरस्कार थे परंपरागत, जिसमें बहुत ज़्यादा राशि नहीं होती थी, लेकिन उनका एक सम्मान होता था कि इसको ये पुरस्कार मिला है, इस बात का जिक्र वह व्यक्ति कर सकता था। सर्वाधिक मित्रों, जो इस सम्मान का, जिस पुरस्कार का जिक्र या चर्चा होती है, वो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल को कुछ लोग नोबेल भी बोल लेते हैं, उच्चारण अलग अलग है। कुछ लोग नोबेल के नाम से भी इसका उच्चारण करते हैं, नोबेल के नाम से भी और नोबेल के नाम से भी। नोबेल पुरस्कार जो है, इसको विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, राशि की दृष्टि से भी, और इसकी चयन की, जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, वो बहुत टेढ़ी है। वो इतनी सुलभ नहीं है कि हर व्यक्ति वहाँ पर अपनी प्रस्ताव भेज दे, ये संभव नहीं होता। उसके लिए बहुत कड़ी शर्तें हैं, और उन कड़ी शर्तों से, उन कड़े रास्तों से निकल कर ही नोबेल पुरस्कार समिति की मेज़ तक पहुँचा जा सकता है। और अक्सर ये होता है कि ये मानकर नहीं चला जाता कि इस पुरस्कार के लिए कुछ जोड़ तोड़ जो है वो संभव होता है। जोड़ तोड़ के आरोप फ़िलहाल नोबेल पुरस्कार पे नहीं लगे। ये अलग बात है कि कुछ एक पुरस्कारों में इतनी सी बात ज़रूर हो जाती है, कुछ एक पुरस्कारों में जब किसी व्यक्ति को मिलता है नोबेल शांति पुरस्कार, तो उस वक्त थोड़ा सा आलोचना होती है कि ये शांति पुरस्कार उसको मिलना चाहिए था, लेकिन जिसको मिलता है उसका विरोध नहीं होता, और इसलिए ये माना जाता है कि ये सर्वोच्च सम्मान है। और ये मित्रों, इसको आरंभ हुए भी लगभग 120 वर्ष हो चुके हैं, या 120-21 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे भारतीयों के नसीब में बहुत कम पुरस्कार आए। और साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ 2 आए पुरस्कार नोबेल के, एक ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे जो थे V.S. नायपाल को मिला। कुल मिलाकर वैसे 10 पुरस्कार हमारी झोली में, देश की झोली में पड़े हैं, लेकिन बाकी सारे या तो केमिस्ट्री पे हैं, या मदर टेरेसा का शांति पुरस्कार है, या अमर्त्य सेन का अर्थशास्त्र पे है। कैलाश सत्यार्थी को भी शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन साहित्य के खाते में सिर्फ 2 पुरस्कार हैं। और रविंद्रनाथ ठाकुर को जो पुरस्कार मिला था, उसकी भी कथा काफ़ी रुचिकर है, दिलचस्प है कि पहले जो उनकी जो रचना थी गीतांजलि, वो मूल रूप से एक प्रस्ताव के रूप में भेजी गई, लेकिन उस पर आरंभिक आपत्ति लगी कि इसका अनुवाद साथ में अंग्रेज़ी वाला चाहिए। अनुवाद के बिना किसी भी प्रति पर नोबेल समिति विचार भी नहीं करती। और मित्रों जी, थोड़ा सा आपकी सूचनार्थ आपको बता दूं कि कामायनी भी एक स्तर पर ये समझा गया था कि कामायनी को पुरस्कार मिल सकता है, नोबेल पुरस्कार, और उस वक्त भी यही बात आड़े आई थी कि नोबेल पुरस्कार के दिन जब नज़दीक आए, तब जाके ये जागृति आई कि इस पुस्तक को भेजा जा सकता है और इसको पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन तब तक कामायनी का अनुवाद जो था अंग्रेज़ी में उपलब्ध नहीं था। और जब ये गीतांजलि का अनुवाद भी मांगा गया आयोजकों की ओर से, ज्यूरी की ओर से, तो उस वक्त भी गुरुदेव रविंद्रनाथ के सामने ये थे कि जिस मूल भाव से मैंने ये कविताएं लिखी हैं, कोई अनुवादक उन कविताओं का हुलिया बिगाड़ दे, ये मुझसे सहन नहीं होगा। तो स्वयं उन्होंने इसका अनुवाद भी स्वयं किया, और एक प्रकार से अंग्रेज़ी में ये मूल कृति बन गई, और मूल कृति के रूप में, मौलिक कृति के रूप में इस पर विचार किया गया और उनको सम्मान मिला। अब मित्रों, थोड़ी सी जो मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ वो है इस नोबेल पुरस्कार की कहानी। आप ये भी मानकर चलिए कि ये पुरस्कार, इसके पीछे पृष्ठभूमि जो है बड़ी रुचिकर है। और रुचिकर पृष्ठभूमि ये है कि नोबेल को जानना मित्रों बहुत ज़रूरी है। और नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, जो जिसके नाम पर ये पुरस्कार इतने भारी भरकम दिए जाते हैं और अलग अलग विषयों में दिए जाते हैं, ये एक अजीब घटनाक्रम से ये पुरस्कार आरंभ हुए।
ऐसा नहीं था कि इनका मूल उद्देश्य एक उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न सेवा भाव था, ऐसा नहीं है। मूल रूप से इसकी पृष्ठभूमि है बड़ी रुचिकर। मित्रों, उसको भी आपस में हमें बांट लेना चाहिए कि एक पुरस्कार जिसकी हम उम्मीद करते हैं हर साल, उन दिनों में प्रतीक्षा होती है, अक्टूबर के बाद ये प्रतीक्षा का क्रम शुरू हो जाता है और हम उन दिनों को देखते हैं कि आज नोबेल प्राइज़ साहित्य का आने वाला है, आज शांति का आएगा, आज केमिस्ट्री का आएगा, और अपने अपने विषय के लोगों की नज़रें उस दिन मीडिया पर गड़ जाती हैं। कोई गूगल खोल के बैठता है तो कोई टीवी चैनल देखता है, कोई समाचार पत्रों में। और समाचार पत्रों के लिए मुसीबत ये हो जाती है कि उनको पहले बायोडाटा तैयार करना पड़ता है सबका। उन्होंने पता ही नहीं किन नामों पर विचार हो रहा है, इसलिए उनके लिए संकट होता है कि उनको तात्कालिक रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता का बायोडाटा तैयार करना पड़ता है। ये काफ़ी मशक्क़त का काम है। बहरहाल चलिए नोबेल के घर चलते हैं, उसको समझ लें कि ये पुरस्कार शुरू क्यों हुए, कैसे हुए, क्या वाकई सेवा भाव था उस शख्स में या क्या था। मित्रों, नोबेल कौन था, पहले इसको जान लेते हैं। अब नोबेल जो था मूल रूप से एक केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का एक विशेषज्ञ था। उसको एक्सपर्ट माना जाता था कि ये केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है विश्व भर में, और उसके कुल मिलाकर उसने 365 आविष्कार किए थे जो उसके नाम से पंजीकृत हैं। लेकिन चर्चा जो है ज़्यादा उसके 3 पुरस्कारों की होती है। एक तो डायनामाइट का प्रयोग मित्रों सब कामों में हुआ, विस्फोटक सामग्री है, उसमें दुनिया में विनाश भी उसने इतना ज़्यादा किया। और उसके बाद ये गिलेटिन की जो छड़ें हैं बनती हैं, जो विस्फोटक जो आतंकवादियों के काम आता है, जो मसाला, वो भी उसी रूप में आता है सामने। और इसी प्रकार से तीसरा उसका जो था वो भी बोफर्स की नामक कंपनी को उसने लिया था, और उसके माध्यम से बड़ी विनाशकारी तोपें भी बनाई गई। उनकी क्षमता जो थी बारूद उगलने की बहुत ज़्यादा थी। अब उस शख्स ने इतना ज़्यादा विस्फोटक सामग्री बना दी थी कि उसके ग्राहकों की संख्या, ग्राहक कौन थे, ग्राहक कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता था, सरकारी तौर पर सरकारों को ही उसका सामान लेने के लिए आवेदन करना पड़ता था, और वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने उत्पादन के अनुसार सरकारों को सप्लाई करता था। बहुत सारी सरकारें 2 कारणों से लेती थी, 2 की बजाय 3 कारण आप समझ लीजिए। एक कारण ये है कि अपने शत्रु को मारना है, ख़त्म करना है, समाप्त करना है। और दूसरा ये है कि अपनी प्रतिरक्षा में अगर मेरे पास एटॉमिक शक्ति होगी या मेरे पास विस्फोटक सामग्री होगी तो मेरा शत्रु मुझ पर हमला करने का प्रयास नहीं करेगा, 10 बार सोचेगा कि हमला करने में मैं भी समर्थ हूँ। एक बात मैं भूल रहा हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल का भी है आविष्कारक यही शख्स था, जिसके माध्यम से रॉकेट लॉन्चर जो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे जितने भी ये ख़तरनाक किस्म के आविष्कार थे, सारे के सारे इसके नाम पे थे। और मित्रों, क्योंकि उसके ग्राहक सारी सरकारें थी, देश से जो उसके ग्राहक थे, तो ये स्वाभाविक है कि वो दुनिया का एक संपन्न उद्यमी, बहुत ही रिच, बहुत ही अमीर समृद्ध व्यापारी बन जाए। और उसकी जो इतना ज़्यादा संसाधन बढ़ गए थे कि उसके लिए अपने संसाधनों को समेट पाना भी कई बार मुश्किल होता था, संभाल नहीं पाता था, इतनी ज़्यादा उसकी आय थी। अब हुआ ये कि इसके भाई की मृत्यु हो गई। वो फ्रांस में गया था, किसी दुर्घटना में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसका नाम भी नोबेल था। अब जब नोबेल की खबर फ्रांस के अखबारों में, पेरिस में गया था, तो फ्रांस के अखबारों में जब वो समाचार पत्र छपा तो सारे अखबारों के डेस्क पे ये बात हुई कि ये तो ख़तरनाक बात है, बंदा चला गया। और ये बंदा कितना ख़तरनाक था, तो उन्होंने मोस्टली जो ऑबिचुअरीज थी उनमें मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ नो मोर, सब ने यही प्रज्यूम किया कि ये वही नोबेल है जो विस्फोटक सामग्री बनाता है, जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को मृत्यु का उनकी मृत्यु का कारण बना जो शख्स, इसलिए उसको इस नाम से पुकारा गया। जितनी भी ऑबिचुअरीज छपी, शोक के प्रस्ताव छपे, या जो सैड न्यूज़ का उन दिनों होता था, तो उसमें ये पर्टिकुलरली ये टिप्पणी गई कि ये मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ नो मोर। और मित्रों, जब ये अपनी ऑबिचुअरी कोई शख्स स्वयं पढ़ता है तो उस पर क्या बीतती है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जब इसने देखा कि मैं ठीक ठाक बैठा हूँ और मेरी ऑबिचुअरी निश्चित रूप से
किसी और का नाम नहीं है, मेरे भाई का नाम नहीं है, मेरा नाम है। और मेरे जो काम मैं करता हूँ वो सारे व्यवसाय उनका जिक्र है। और ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। उस चीज़ ने, उस घटना ने इसके मन में एक विरक्ति का भाव पैदा कर दिया। इतनी समृद्धि के बाद कल को मैं आंखें मूंद जाऊंगा, मैं भी कौन सा को अमर हूँ, मैंने भी जाना है। और उसके बाद मेरी जो छवि है, मेरी जो लोकप्रियता है, सिर्फ इस बात पे होगी कि मैंने क्या किया। तो मुझे मर्चेंट ऑफ डेथ तो कहा ही जाना है। ये जो बात आज भूलवश कही गई है, ऑबिचुअरी गलत होने की वजह से गलत आदमी के नाम पर चली गई है, ये तो सिद्ध करती है कि मुझे क्या, मेरे नसीब में क्या लिखा है, बाद में मेरी उपलब्धियों के खाते में क्या दर्ज होगा, ये मुझे आज एहसास हो रहा है। और ये तो बड़ी गलत बात है। तो उसने उसी वक्त एक 2500 मिलियन डॉलर की राशि से एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की। और उस नोबेल फाउंडेशन के अंतर्गत ये शांति पुरस्कार और ये विश्व शांति का पुरस्कार भी, ये बाकी जो विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं उनमें पुरस्कार, साहित्य में पुरस्कार, अलग अलग विधाओं में उसने पुरस्कारों की एक झड़ी लगा दी। पर्पस ये था कि वो ये नहीं चाहता था, उसके मन में ये वितृष्णा थी कि मुझे मरने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ना याद किया जाए जिसने मौत बेची हो, मुझे एक नोबेल व्यक्ति के रूप में, जैसा कि मेरा नाम है, जैसे कि मेरी जाति है, मुझे उसी रूप में याद किया जाए। और उसने जो फाउंडेशन बनाई उसका नियम बड़े कड़े रखे। उस नियम में ये भी है कि इसके जो ट्रस्टी होंगे वो 5 ट्रस्टी होते हैं। स्वयं स्वीडन का जो राजा है वो इसका अध्यक्ष होता है। और पुरस्कारों के लिए भी दिन तय होता है कि इस दिन पुरस्कार मिलेंगे। वो स्वीडन के जो राजा द्वारा ही तय किए गए हैं कि जिस दिन नोबेल का जन्मदिन होता है उसी दिन ये पुरस्कार वितरण इनका समारोह होगा। और ये समारोह सदा स्टॉकहोम में, स्वीडन में ही होता है। राजा अपने हाथों से पुरस्कार देता है। और बाकी जो ट्रस्टीज़ हैं उनके बारे में भी नियम बड़े कड़े हैं। उनकी नियुक्ति भी राजा की सहमति और स्वीकृति के बाद होती है। तो मित्रों, ये एक ऐसी कथा है, ऐसी कहानी है जिसमें वितृष्णा कैसे पैदा होती है विनाश से। और यही विनाश वाली जो वितृष्णा है, ये महाभारत काल ने कितने ही पात्रों के मन में पैदा की थी। और मित्रों, ये रुचिकर प्रसंग इसलिए बांट रहा हूँ कि पुरस्कारों को लेकर होड़ भी चलती है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, कई बार उस बात का भी जिक्र आपसे साझा किया। शुक्रिया दोस्तों। और अब जाते जाते मैं, परंपरा है हमारी कि हम एक कविता के साथ ही ख़त्म करेंगे। मित्रों, एक उर्दू के कवि हैं लेकिन हिंदी में भी उनकी गज़लों को स्वीकार किया गया है बड़े सम्मान के साथ, कि उनकी गज़लों में ये कहा जाता है कि कहीं कहीं उर्दू का शब्द ही नहीं मिलता, सिर्फ हिंदी के शब्द ही मिलते हैं। और वो शायर हैं डॉक्टर बशीर बदर। और उनके ये ऐसे शायर हैं जिनकी बहुत सारी नज़में, बहुत सारी कविताएं मुहावरा ही बन गया है, उनके ऊपर मुहावरे बन गए हैं। और उनको प्रयोग जो आम तौर पे किया जाता है वो बड़े सहज भाव से लोग करने लगे हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और ऐसे अनेक शेर हैं, ऐसे अनेक उनकी जो गज़लें हैं वो एक मुहावरे का रूप ले चुकी हैं, आम आदमी में उनका प्रयोग करता है। और आज उन्हीं की एक गज़ल जिसका जो पूरा स्वरूप है वो हिंदी वाला है, और उसको आपसे बांटना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और मित्रों, वो गज़ल है, इसमें प्रयोग देखिए, प्रयोग धर्मिता जो है कितनी ज़्यादा बदल गई है। हालांकि बशीर ने ये कविताएं, ये गज़लें आज से दशकों पहले लिखी थी, लेकिन उसमें प्रयोग धर्मिता का आप देखिए कि बिल्कुल एक नया तेवर जो है हमें दिखाई देता है, जो आज की हिंदी कविता में उसी रूप में मिल रहा है। तो गज़ल है कि हंसी मासूम सी बच्चों की कॉपी में इबारत सी, हंसी मासूम सी बच्चों की कॉपी में इबारत सी, हिरण की पीठ पर बैठे परिंदे की शरारत सी, हिरण की पीठ पर बैठे परिंदे की शरारत सी, वो जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े दें फ़कीरों को, कि वो जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े दें फ़कीरों को,
लबों पर मुस्कुराहट थी मगर कैसी हिकारत थी। लबों पर मुस्कुराहट थी मगर कैसी हिकारत थी कि उदासी पतझड़ों की शाम, उदासी पतझड़ों की शाम ओढ़े रास्ता तकती। उदासी पतझड़ों की शाम ओढ़े रास्ता तकती, पहाड़ों पर हज़ारों साल की कोई इमारत सी। पहाड़ों पर हज़ारों साल की कोई इमारत सी कि मेरे होठों पे मेरी आँख में ये कैसी तमाज़त है। मेरे होठों पे मेरी आँख में ये कैसी तमाज़त है। कबूतर के परों की रोशनी उजली हरारत सी, कबूतर के परों की रोशनी उजली हरारत सी, खिला दे फूल मेरे बाग में पैगंबरों जैसा। खिला दे फूल मेरे बाग में पैगंबरों जैसा, लिखी हो जिसकी पेशानी पे एक आयत बशारत सी, हंसी मासूम सी बच्चों की कॉपी में इबारत सी, हिरण की पीठ पर बैठे परिंदे की शरारत सी। धन्यवाद मित्रों।